बक्सर का युद्ध, बक्सर 22, ठीक, याद रखिए बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था भाई? 22 बक्सर से 22 1764 को, ठीक है मित्रों। अब देखिए ये युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीर कासिम क्या करता है, मुक्त व्यापारियों के लिए टैक्स फ्री व्यापार की घोषणा कर देता है, जिससे अंग्रेज खफा हो जाते हैं और मीर कासिम को हटा करके वो फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं, ठीक है मित्रों। और मीर जाफ़र को भी हटाते हैं, ये मैंने वीडियो में डिस्कस करा है पिछले। तो मीर कासिम गुस्सा होकर के कहाँ जाता है भाई? सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास। ये तीनों लोग मिल करके, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मिल करके त्रिगुट, समझिए त्रिगुट मतलब तीनों लोग मिल करके त्रिगुट का निर्माण करते हैं या संयुक्त सेना बनाते हैं और संयुक्त सेना लेकर के वह अंग्रेजों को ललकारते हैं। कहाँ ललकारते हैं भाई? बक्सर के मैदान में, जो कि बिहार का एक हिस्सा है, ठीक, जिला है। तो ललकारते हैं। अब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है? मेजर हेक्टर मुनरो करता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करता है। और बंगाल का तत्कालीन नवाब कौन होता है? मीर जाफ़र होता है। जैसा कि मैंने बताया, मीर जाफ़र सबसे पहले रहता है, ठीक। जब प्लासी का युद्ध होता है तो प्रथम कठपुतली नवाब बनाते हैं इसको, मीर जाफ़र को। फिर मीर जाफ़र वेदरा के युद्ध में, समझिए आप, डचों के साथ मिलकर के, वही वेदरा का युद्ध अंग्रेजों के साथ होता है, डच और अंग्रेज के साथ होता है वेदरा, ठीक। 1759 में इसमें परास्त कर देते हैं डचों को अंग्रेज। उसके बाद क्या होता है? मीर जाफ़र को हटा दिया जाता है और उसकी जगह मीर कासिम को बना दिया जाता है। फिर मीर कासिम क्या करता है? वो मुक्त व्यापार की घोषणा कर देता है व्यापारियों के लिए, वो करते हैं। फिर अंग्रेज खफा हो जाते हैं और फिर मीर जाफ़र को बना देते हैं। तो बक्सर के युद्ध के समय क्वेश्चन आता है, बक्सर के युद्ध के समय कौन नवाब था? तत्कालीन नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था, ठीक है मित्रों। और देखिए मीर जाफ़र तो था ही, अगर इसी में इलाहाबाद की संधि पूछ देगा, इलाहाबाद की संधि के समय कौन था? तो बंगाल का नवाब नज्म उद दौला हो जाते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, आगे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है मित्रों। तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। समझिए ये तीनों लोग एक तरफ से लड़ रहे थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय त्रिगुट का निर्माण करके एक तरफ से लड़ रहे थे। संयुक्त सेना थी इनकी, इनकी संयुक्त सेना थी बक्सर के युद्ध में, और हेक्टर मुनरो अलग था, ठीक है मित्रों। तो अंग्रेज़ों और इनके बीच होता है। बंगाल का गवर्नर उस समय कौन रहता है? मीर जाफ़र रहता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है अब समझिए आप, कैसे याद होगा ये। तो एक ट्रिक है, एक बक्से में 22 कैरेट की 64 मुनरी, मुनरी हाथों में पहनी जाती है, ठीक है। 64 मुनरी थी, उसे क्या किया भाई? बम से उड़ा दिया। 22 कैरेट की, एक बक्से में 22 कैरेट की 64 मुनरी थी। वैसे भी आपको 22 से बक्सर याद होगा, तो 64 बक्से में 22 कैरेट की 64 मुनरी थी, मुनरी, ठीक है, मुनरो 64 मुनरी थी, जिससे बम से उड़ा दिया गया। बम, BAM। अब देखिए बम का मतलब क्या हो जाएगा? बम का मतलब आप समझिए, बी से क्या होगा? बंगाल से मीर कासिम हो गए, ठीक है। अवध, अवध से सुजाउद्दौला हो गए। और ये एम से क्या हो गया? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हो गए। मतलब बक्से में मुनरी रखी थी भाई 64, 22 कैरेट की थी, तो उसको बम से उड़ा दिया गया। ये चीज़ें समझ में आ गई, बंगाल, अवध और मुगल, बंगाल, अवध और मुगल। आगे हम बात करते हैं इस युद्ध का कारण क्या होता है, इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। कारण तो मैंने डिस्कस करा आपसे, परिणाम क्या होता है युद्ध के बाद? ये होता है मित्रों कि इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक। इलाहाबाद की संधि होती है और द्वैध शासन स्टार्ट होता है, द्वैध शासन। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए इलाहाबाद की संधि से पहले आप ये जानिए, शाह आलम द्वितीय के अगर मैं समय की बात करता हूँ तो 1759 से 1806, ठीक है मित्रों, 1759 से 1806, ओके। तो देखिए अब क्या बात करते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि का घटनाक्रम। देखिए मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा आपको। तो घटनाक्रम शाह आलम हो गए, ठीक। शाह आलम के बारे में जानिए, अंग्रेजी संरक्षण में रखा गया इनको, इलाहाबाद में रखा गया, ठीक।
अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को प्रदत्त किए गए। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर शाह आलम को दो, शुजाउद्दौला से शाह आलम को दिया गया था। अब कोई भी ले भाई, अंग्रेज है वहाँ पर तो सारी चीज़ें अंग्रेज को ही जा रही है, किसी को भी कुछ दे दो। ठीक, यहाँ पर क्या है, मैं डिटेल में बात करता हूँ, एक मिनट। देखिए मित्रों होता क्या है, जब इलाहाबाद की संधि होती है, प्रथम संधि की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 12 अगस्त 1765 को होती है। आप याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, देखिए होता क्या है कि युद्ध तो मुनरो से हो रहा है तो संधि हेक्टर मुनरो से ही होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, बक्सर का युद्ध मुनरो से हो रहा है तो संधि मुनरो से होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। बोला जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल से बहुत अच्छी तरह से परिचित है, तो ये संधि के लिए आप, इलाहाबाद की संधि के लिए आप रॉबर्ट क्लाइव को बुलाइए। तो हेक्टर मुनरो मतलब रॉबर्ट क्लाइव आ जाते हैं, हेक्टर मुनरो हट जाते हैं, समझिए। तो रॉबर्ट क्लाइव आकर के संधि करता है। अब जब रॉबर्ट क्लाइव संधि करता है तो वो बंगाल को अच्छी तरह से जान रहा है तो वो संधि करता है। देखिए जब इलाहाबाद की संधि, जब बक्सर का युद्ध होता है तो मैंने बताया उस समय अवध का नवाब कौन रहता है, मीर जाफ़र रहता है। और इलाहाबाद की जब संधि होती है तो नज्म उद्दौला बंगाल का नवाब रहता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई है। शाह आलम द्वितीय प्लस नजमुद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुई है। ठीक, ये दोनों नजमुद्दौला और शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई है। अब इस संधि का मतलब क्या क्या था इस संधि में, तो इस संधि में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था वो, उसकी दीवानी अस्थायी रूप से किसे प्रदत्त हो गई, कंपनी को। मतलब दीवानी का काम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का काम ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। ठीक है मित्रों, ये क्लियर हुआ। और शाह आलम द्वितीय को प्रथम पेंशनर बना दिया जाता है। शाह आलम द्वितीय को प्रथम पेंशनर 26 लाख रुपए वार्षिक। ठीक है, ये याद रखिएगा। और द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है, द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कब से कब तक, 1765 से 72 तक। ठीक है मित्रों, वॉरेन हेस्टिंग समाप्त करता है इसको 72 में। देखिए प्रथम संधि की मैंने बात करी, प्रथम संधि की मैंने क्या बात करी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का क्षेत्र कंपनी को मिल जाता है। शाह आलम द्वितीय को 26 लाख पेंशनर के रूप में उसे, मतलब वार्षिक पेंशन इसको 26 लाख रुपए दी जाएगी। और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो होता है वो शुजाउद्दौला से शाह आलम को दे दिया जाता है। बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है, प्रथम संधि में है। द्वितीय संधि की अगर मैं बात करता हूँ, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, तो भाई वो 16 अगस्त 1765 को होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये जो शुजाउद्दौला होते हैं और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक याद रखिएगा, 1765। ठीक, कब भाई, 16 अगस्त। ये शुजाउद्दौला, 16 से शुजाउद्दौला, ठीक, शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। ठीक है मित्रों, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अवध के खर्च पर, ठीक है, अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना रहेगी। मतलब सारे खर्चे का अब जिम्मा शुजाउद्दौला को देखना पड़ेगा। ठीक है, अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना रहेगी और अवध में कर मुक्त व्यापार होगा। ठीक है, अवध में कर मुक्त व्यापार होगा और चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, इतनी चीज़ें याद रखिए। अभी मैं द्वैध शासन की बात करूंगा, इससे पहले मुख्य बात ये जानिए, जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय मीर जाफ़र, ठीक, मीर जाफ़र बंगाल का नवाब था। टाइमिंग क्या है, 17 जनवरी 1765। ठीक है, लेकिन जब इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है, उस समय नजमुद्दौला आ जाते हैं, वो बंगाल का नवाब हो जाता है नजमुद्दौला। इसकी टाइमिंग क्या होती है भाई, 5 फरवरी और 1766। ठीक है मित्रों, तो याद रखिएगा 5 फरवरी 65 से 66 हो जाएगा। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे बंगाल में द्वैध शासन की। द्वैध शासन बंगाल में कब से कब तक चला है मित्रों, तो ये चला है 1700, ठीक याद रखिए, द्वैध शासन 1765 से
1872 तक चला हुआ है। द्वैध शासन में था क्या मित्रों, बात करते हैं इसमें निजामत या प्रशासन का जो कार्य है। देखिए प्रशासन या निजामत का जो कार्य है, निजामत शब्द याद रखिएगा, वो कार्य वो सारी चीज़ें नवाब करेंगे, ठीक। और द्वैध शासन का मतलब होता है दो शासन, ठीक है। द्वैध शासन का मतलब होता है दो शासन। तो प्रशासन का जो कार्य होता था वो नवाब देखेंगे और दीवानी का जो कार्य होता था वो कंपनी देखेगी। दीवानी मतलब राजस्व वित्त का कार्य, ठीक है। मतलब पैसा सारा कंपनी के पास जाएगा और सारी सुख सुविधाएं प्रशासन का कार्य जो है वो नवाब देखेंगे। है ना ये एकदम गंदी राजनीति। इसी को के.एम. पडिक्कर ने क्या बोला हुआ है मित्रों, के.एम. पडिक्कर ने बोला हुआ ये डाकुओं का राज है, डाकुओं का राज है। अब भाई राज तो होगा ही, दीवानी का सारा काम ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है। तो ईस्ट इंडिया जब कंपनी देख रही है तो पैसा तो मिल नहीं रहा है नवाब को, और प्रशासन का कार्य उससे देखने के लिए भी कह रहे हो भाई आप। तो ये डाकुओं का राज हो गया, ये बंगाल की दुर्दशा हो गई थी, ठीक है। अब देखिए द्वैध शासन जो था उसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ख़त्म करता है, ठीक है मित्रों। कौन ख़त्म करता है भाई, वॉरेन हेस्टिंग ख़त्म करता है। और एक चीज़ इसी के समय में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट मित्रों क्या कहता है, वो ये कहता है कि अब गवर्नर का जो पद है ना वो गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो गवर्नर का पद, अगर मैं वॉरेन हेस्टिंग की बात करता हूँ, ठीक, वॉरेन हेस्टिंग की बात करता हूँ, तो देखिए ये 1700, ठीक, 1772 से 74, 1772 से 74 तक ये गवर्नर रहते हैं। और फिर उसके बाद गवर्नर का पद ख़त्म हो जाता है। तो 1774 से 85 तक ये क्या रहते हैं भाई, गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है मित्रों। अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग पे ही महाभियोग का मुकदमा चलता है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है, वॉरेन हेस्टिंग के समय की अगर मैं बात करता हूँ तो महत्वपूर्ण क्या है, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी। और 1781 में कलकत्ता में ही एक मदरसे की स्थापना करता है, ठीक है मित्रों। फिर क्या होता है, 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स के द्वारा, निक जोन्स नहीं मित्रों, एशियाटिक निक जोन्स नहीं, विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा होती है। और इसका एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल का काम क्या होता है, जो भी भारतीय ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा, ठीक है मित्रों। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी के काल में 1784 में क्या होता है भाई, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, ये जो होता है 1784 में पारित किया जाता है। और समझिए यहीं से एक नए द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है ना, जिसमें क्या होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नई संस्था का निर्माण होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और यहाँ से एक नए द्वैध शासन की आप समझिए स्टार्टिंग हो जाती है, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो ये जो होता है 1858 तक शासन बना रहता है। कौन सा, जो नया आता है पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो नए द्वैध शासन की शुरुआत होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, वो 1858 तक रहता है। तो आई होप मित्रों इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको।